हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आज टेट पीजीटी साइकोलॉजी की क्लास में। आज की हमारी क्लास नंबर ये सेकंड है। आज हम पढ़ेंगे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। पहले ये मैं बता दूं स्कूल्स का मतलब क्या होता है। कि स्कूल्स का मतलब आप ये समझ सकते हो कि सेम थिंकिंग करने वाले, कुछ एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट जो सेम तरह से सोचते हो, यानी कि बेसिकली साइकोलॉजिस्ट का एक ग्रुप माना जाता है जो एक ही तरह से सोचने वाले हैं। सेम यानी कि अप्रोच भी बोल सकते हो, एक जैसी अप्रोच रखने वाले, यानी एक जैसे दृष्टिकोण को रखने वाले कौन हो जाते हैं उसके स्कूल। यानी कि एक मान लो किसी का कोई स्कूल है, जैसे स्ट्रक्चरलिज्म ही कोई स्कूल है, तो उसके अंदर दो नाम आते हैं ना, विलियम वुड आता है, दूसरा टिचनर का आता है। एक सेकेंड। तो उसके अंदर क्या हो जाता है कि उस चीज को फॉलो करने वाला कितने हो गए, दो। तो स्कूल्स की जो भी आइडियोलॉजी होती है, जो भी थिंकिंग होती है, उस चीज को फॉलो करते हैं, उसे स्कूल बोला जाता है। ठीक है, स्कूल्स कहा जाता है। तो ये एक ओवरव्यू जिसे हम पढ़ने जाएंगे। स्ट्रक्चरलिज्म 1879 में बना था विलियम वुंट ने। ये वही विलियम वुंट है जिन्होंने फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी लिपजिंग में बनाई थी 1879 के अंदर। तभी से माना जाने लगा कि जो साइकोलॉजी है एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, एज अ साइंस के अंदर आने लगा वो सब्जेक्ट। ठीक है। फिर 1890 फंक्शनलिज्म आया जिसमें विलियम जेम्स आए। फिर 1900 में क्या हो जाएगा, साइको एनालिसिस, फ्रॉइड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, फ्रॉइड आई। गेस्टाल्ट स्कूल जैसे किसने दिया था 1912। देखो ये नाम जो होते हैं ना, कई बार ये बीच वाले जो है ना साथ साथ चले हुए हैं। यानी कि जो साइको एनालिसिस भी, गेस्टाल्ट भी, बिहेवियरिज्म गेस्टाल्ट के साथ भी चल रहा है धीरे धीरे। तो थोड़ा सा नाम इसमें सन में थोड़ी कंफ्यूजन रह सकती है, बाकी ठीक है, सीक्वेंस ऐसे ही आएगा। तो साइको एनालिसिस आ जाएगा सिगमंड फ्रॉइड या गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट के कौन फादर है, मैक्स फरदाइमर। बिहेवियरिज्म किसके द्वारा, कौन संस्थापक है बिहेवियरिज्म के, जे बी वॉटसन है। फिर इसके बाद आते हैं ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। ह्यूमनिस्टिक जहां इब्राहिम मास्लो और कार्ल रोजर्स का नाम लिया जाता है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी उरी नाइजर, यानी कि जो कौन है, पब्लिकेशन ऑफ साइको पब्लिकेशन ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया कॉग्निटिव साइकोलॉजी, उलरिक नाइजर के द्वारा दिया। फिर मॉडर्न एरिया आ गया। अब की बात है तो और ज्यादा किस पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, बायोलॉजी, न्यूरो साइकोलॉजी। देखो सच है इसके कोई फादर नहीं है, अगर बाकी ये जिनके नाम दे रखे ना उनके फादर यही आ जाएंगे। ठीक है। जैसे तो इसके अंदर 101% आपका पूरा का पूरा एक क्वेश्चन, सॉरी एक क्वेश्चन बनता है, यानी आपको ये पेज है जो आपको एक मार्क्स दिला सकती है। तो आप इसको याद कर लेना। ठीक है, किसके द्वारा कौन सा स्कूल दिया गया था। कई बार क्रोनोलॉजी फेज भी पूछ लेता है, भाई सीक्वेंस में लगाओ, पहला कौन सा स्कूल है फिर उसके बाद कौन सा स्कूल है, तो वो चीज भी ये पूछ लेता है। फिर इसके बाद आता है, सबसे पहले हम करेंगे अब स्ट्रक्चरलिज्म की बात। स्ट्रक्चरलिज्म यानी संरचनावाद। भाई ये सबसे पहला स्कूल है किसका, साइकोलॉजी का सबसे पहला स्कूल है। जहां जब इंडिपेंडेंट हो गई थी ना साइकोलॉजी, फिलोसफी से निकल चुकी थी साइकोलॉजी, अपनी आजादी बना ली थी, तो यहाँ से ही शुरुआत हुई थी। यहाँ से ही जो पहले स्टार्ट हुए थे विलियम वुड। विलियम वुड वही सारा हिस्ट्री आ जाएगा भाई, लिपजिंग में इन्होंने पहली लेबोरेटरी स्थापित की है वो। अब जब बात आती है ना स्ट्रक्चरलिज्म वाले की, तो इनका क्या व्यू ऑफ पॉइंट है या क्या इनका दृष्टिकोण है उसके बारे में पढ़ेंगे भाई, क्या इनकी विचारधारा है बेसिकली। स्ट्रक्चरलिज्म वाज अ फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एस्टेब्लिश बाय, किसके द्वारा किया गया था स्टेब्लिश ये स्कूल, ये विलियम वुंट के द्वारा 1879। ये भी पूछ लेता किस कौन से सन में हुआ, तो 1879 के अंदर हुआ था। ठीक है। फिर इसके बाद है किस चीज पर फोकस करती है ये, चलिए यानी संरचनावाद किस चीज का पर फोकस करती है, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि यह जो फोकस करती है वो चेतना, चेतना की संरचना पर जो है ध्यान केंद्रित करती है। संरचना भी जो भी व्यक्ति की चेतना ना, उसके क्या क्या स्ट्रक्चर है, क्या क्या एलिमेंट है, माइंड के एलिमेंट की बात करती है। माइंड यानी मन के एलिमेंट, मन के तत्वों की है जो है बात करती है। ये सारे सारे कौन आ जाएंगे, स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर आएंगे। बेसिकली क्या मेजर व्यू ऑफ पॉइंट है, व्यू ऑफ पॉइंट रहेगा इनका, इन्होंने माना माइंड के एलिमेंट भी बोल दो, माइंड्स के एलिमेंट या फिर कॉन्शियसनेस, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस, माइंड के एलिमेंट, यानी दोनों एक ही बात रहेगी। ठीक है।
तो ये रहे कि स्ट्रक्चर, यानी इन्होंने क्या माना कि माइंड के अंदर एक स्ट्रक्चर बना हुआ, स्ट्रक्चर है, एलिमेंट्स है, तत्व है, तत्व माइंड के क्या तत्व मौजूद है, ठीक है। कॉन्शियसनेस क्या चीज होती है भैया, अब ये कॉन्शियसनेस के बारे में, कॉन्शियसनेस का मतलब है ना प्रेजेंट की फीलिंग, थॉट्स, ये आ जाना, सेंसेशन, यानी कि व्यक्ति की अवेयरनेस। अभी जागरूकता क्या है, किस चीज को लेकर, उसके विचार यानी थॉट्स को लेकर, फीलिंग उसकी भावना को लेकर, सेंसेशन उसकी संवेदनाओं को लेकर, या एक्सटर्नल वर्ड से रिलेटेड जो भी उसकी व्यू ऑफ पॉइंट है या जागरूक अवेयरनेस है, उसको क्या बोलेंगे, कॉन्शियसनेस बोलेंगे, ठीक है। इन सब चीजों की अवेयरनेस हो जाना क्या कहलाता है, कॉन्शियसनेस यानी चेतना कहलाता है, समझ गए। अब इन्होंने क्या माना है कि स्ट्रक्चरलिस्ट ब्रेक द एक्सपीरियंस इनटू अ बेसिक सेंसेशन। जो भी एक्सपीरियंस करता नहीं, एक ह्यूमन जो है, जो कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहा है इन्वायरमेंट वातावरण के साथ, वो क्या करता है, वो एलिमेंट के थ्रू करता है, यानी तत्वों के थ्रू, तत्व एलिमेंट बेसिक सेंसेशन में क्या कर दिया, उसको बांट दिया, ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, टुकड़े कर दिए अपने, किस चीज के कर दिए, सेंसेशन के, ठीक है। अनुभव को छोटे छोटे तत्वों में बांटा कर समझते हैं इस चीज को स्ट्रक्चरलिज्म वाले। अब वो एलिमेंट कौन कौन से चेतना के सबसे पहले आते हैं, सेंसेशन। सेंसेशन वही हम इंसान जो चीजों से सेंस करता है, बाहरी इन्वायरमेंट वातावरण को क्या करता है, वातावरण को सेंस करता है इन 5 सेंस ऑर्गन्स के थ्रू। जैसे जो भी 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, टेस्ट, स्मेल, साउंड, टच, और क्या हो गया, हाँ आई भी आ जाएगा इसके अंदर, हियर भी आ जाएगा, सुन रहा है, ये तो 5 सेंस ऑर्गन्स हो जाएगी। यानी इन सब चीजों से जो भी वातावरण के अंदर मौजूद है ना स्टिमुलस, उसको सेंस किया जाता है, उनको एक्सपीरियंस करा। मान लो सामने वाला कुछ बोल रहा है, कुछ शब्दों को बोल रहा है, तो वो कैसे करेगा, अपने हियरिंग करना, कान का यूज करते करते चीजों का अनुभव करेगा। आंख से कोई इंफॉर्मेशन आ रही है, विजुअल से रिलेटेड, यानी दृष्टि से इंफॉर्मेशन आ रही है, तो वो विजुअल का यूज करेगा, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है सेंस करना, अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू एक्सपीरियंस लेना, ठीक है। अनुभव लेना किसके थ्रू, अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू। कि सामने मान लो ये एप्पल मौजूद है, तो आप इसको सेंस कर रहे हो, किस चीज के थ्रू कर रहे हो, अपनी आंख के थ्रू कर रहे हो। फिर एप्पल को जैसे ही चखा, चख कर टेस्ट आ गया, उसका टेस्ट आ गया ना, तो टेस्ट से भी क्या उसका स्वाद के बारे में पता चलता है, वो भी आपका क्या एक अनुभव है, एक एक्सपीरियंस है। किसी चीज की स्मेल है, मान लो सेब सड़ गया है, तो उसकी स्मेल आ रही है, तब वो भी एक्सपीरियंस करा, देखो भाई सड़ जाता है सेब, तो उसकी ऐसी, उसमें ऐसी स्मेल निकल कर आती है। फिर आता है इमेज। इमेज क्या होता है कि मेंटल पिक्चर ऑफ मेमोरी, जो भी पिक्चर्स होती है ना, जो इमेज होती है, उसकी मेमोरी बन जाना, मतलब मेंटल इमेज बन जाना। अभी मान लो किसी बच्चे ने ये स्कूल में कराते हैं, ये 4 एप्पल, ये 4 एप्पल, ये बना दिया एप्पल, तो अगर बच्चे के अंदर हम दोबारा पूछेंगे, बच्चा सामने मौजूद नहीं है एप्पल, फिर भी वो अपने अंदर क्या ले लेता है, कि इमेज बना लेता है कि भाई एक ऐसा जो है एप्पल दिख सकता है, ठीक है। तो वो मेंटल इमेज हो जाएगी। या फिर अपने स्कूल की कल्पना करना कि कैसे माता माता या पिता की जो है पिक्चर्स मेमोराइज करना कि मेरा फादर ऐसा है, मेरा मदर ऐसा है। फिर आती है फीलिंग्स। फीलिंग्स क्या होती है भाई, ऑब्जेक्ट या स्टिमुलस से जुड़ी हुई भावना है, स्टिमुलस से जुड़ी हुई। स्टिमुलस क्या होता है कि बेसिकली जिसे ना पता हो तो मैं बता दूं, ऑब्जेक्ट होता है जो भी इन्वायरमेंट में चीजें मौजूद है ना, उन सभी ऑब्जेक्ट को क्या बोला जाता है, साइकोलॉजी की टर्म में ऑब्जेक्ट कहा जाता है। एक सेकेंड, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या रहेंगे, फीलिंग्स, यानी कि ऑब्जेक्ट से या स्टिमुलस से रिलेटेड किसी के भाव, किसी की फीलिंग्स हो जाना, यानी कि किसी कोई खुशी खुशी या फिर उसकी सैडनेस, उदासी, ये सारी उसकी फीलिंग, यानी इमोशनल एक्सपीरियंस होना। कहते हैं ना कि इस टॉयज के साथ मैं इमोशनली कनेक्ट हूँ, या फिर इस ड्रेस के साथ, क्योंकि ये ड्रेस मेरे फादर ने दी है इसलिए मैं इसके साथ इमोशनली कनेक्ट हूँ। तो ये चीज आ गया। आई होप आपको ये तीनों एलिमेंट, भाई इन तीनों एलिमेंट के थ्रू क्या किया जाता है, इन तीनों एलिमेंट के थ्रू एक्सपीरियंस किया जाता है, अनुभव किया जाता है। और अनुभव किससे होता है, कॉन्सियसनेस के द्वारा। कॉन्सियसनेस क्या होता है, जो अवेयरनेस दिलाता है किस चीज की, उन सब चीज की, फीलिंग, थॉट्स, ये सारी चीजों की। आई होप आपको समझ में आ गया। ये सारे के सारे जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सेंसेशन, इमेज, फीलिंग हो जाता है। फिर आगे चलते हैं, ये एलिमेंट्स बांट दिए इन्होंने, ठीक है। अब फिर इसके बाद क्या क्या करेक्टरिस्टिक आएंगे, क्या होते हैं, अवेयरनेस ऑफ सेल्फ, अपनी ही बारे में जागरूकता मिलना कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या अस्तित्व है, अपनी ही जागरूक, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, सराउंडिंग, चारों तरफ, मेरे चारों तरफ का जो वातावरण है उसके बारे में जागरूकता, अवेयरनेस हो जाना।
इसके अंदर सभी चीज आ जाती है, थॉट्स आते हैं, फीलिंग्स आते हैं, परसेप्शन, थॉट, विचार, भावनाएं और प्रत्यक्षीकरण आ जाता है, सारी चीज जो है इसके अंदर आ जाती है। चेंज विद अटेंशन एंड मेंटल स्टेट, चेंज विद अटेंशन मेंटल स्टेट में क्या हो जाएगा, ध्यान मानसिक अवस्थाओं के अनुसार जो है बदलती रहती है। बेसिकली क्या होता है कि ये जो भी हमारे एलिमेंट है ना, चेंजेबल है, मतलब किसी एक एक्सपीरियंस के लिए कोई अलग से एलिमेंट काम करेंगे, कुछ दूसरे एक्सपीरियंस के लिए वो अलग से काम करेंगे, तो हर एक का जो मेंटल स्टेज और अटेंशन जो है चेंज होती रहेगी। मान लो कि सामने एप्पल मौजूद है, एप्पल के साथ मेरा अलग कनेक्टिविटी है, अच्छी मान लो कि हाँ स्वीट होता है एप्पल, मेरे फादर लेकर आए थे और मैंने खूब खाए थे, तो हैप्पी मेमोरी बनी हुई है मेरी, अच्छी इमेज भी अच्छी। वहीं पर एक सा कड़वा करेले की बात करें, करेले की बात करें, तो इसके साथ क्या नेगेटिव कंसिस्टेंस की भी बात हो सकती है। ऑब्वियस सी बात है, कड़वे का टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है, और वो भी कौन लेकर आया, मेरा दुश्मन लेकर आया होगा। तो हर एक की जो चीजें हो जाती है वो अलग अलग हो जाती है, और अलग अलग तरह से जो है इंसान जो है, व्यक्ति जो है चीजों को परसीव करता है, सेंस करता है, फील करता है। ठीक है, अब आता है एक इम्पोर्टेंट चीज। अच्छा हाँ, ये किस चीज में हेल्प करती है, सारे जितने भी चीजें एलिमेंट है ये हमें मदद करते हैं डिसीजन लेने में, कंट्रोल, हमारे व्यवहार को कंट्रोल करने में और सही से करने में सपोर्ट करता है, लर्निंग और एडेप्टेशन करने में। क्या चीज कर रहा है हमें, हमें सपोर्ट कर रहा है ताकि नई नई चीजें को सीखे, सेंस करते हैं नई चीज। जैसे फर्स्ट टाइम किसी ने मानो आम खाया किसी बच्चे ने, तो उसकी मेमोरी बन गई, उसने सीखा उस चीज को, भैया आम जैसे होता है, खट्टा मीठा होता है, आम की शेप ऐसी होती है। ठीक है, फीलिंग क्या है, मैंने जब फर्स्ट टाइम आम खाया मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो वो चीज क्या होती है, ये लर्निंग और अडेप्टेशन में भी हेल्प करती है। इसके बाद आता है मेथड। मेथड बेसिकली क्या आता है भाई, कैसे हम ये चीज भाई कंसिस्टेंस एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो वो होता है इंट्रोस्पेक्शन मेथड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, पूछ लेगा सीधा क्वेश्चन की इंट्रोस्पेक्शन मेथड किसके द्वारा दिया गया था, किसके अंदर आता है, स्ट्रक्चरलिज्म या फिर विलियम वुंड के अंदर आप नाम ले सकते हो, विलियम वुंड का भी नाम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, साथ ही स्ट्रक्चरलिज्म भी आ जाता है, स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर ये आता है। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है कि एक सेकेंड, हाँ जी लाओ दिखाओ। तो इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, इसमें व्यक्ति अपने अनुभव, व्यक्ति के जितने भी एक्सपीरियंस होते हैं, उसके जितने भी थॉट्स होते हैं, भावनाएं होती है, स्वयं निरीक्षण करता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अपने ही एक्सपीरियंस का अनुभव करना, कि मान लो कोई भी घटना घटी है एक इंसान के साथ, वो खुद ही उन चीजों का क्या कर रहा है, वर्णन कर रहा है कि भाई आज मैं यहाँ गया था, मैंने अपने अपने आंखों से देखा कि एक एक्सीडेंट हो गया, उस बच्चे की ऐसी फीलिंग थी, बच्चा या फिर एक एडल्ट वहां था और उसकी बहुत ज्यादा हालत खराब थी, यानी मेरी फीलिंग आ गई, सेंसेशन मैं उसको देख रहा हूँ, वो कैसे तड़प रहा है, फीलिंग्स भी आ गई। ठीक है, सेंसेशन, फीलिंग्स, इमेज, इमेज के अंदर क्या आ जाएगा, इमेज बेसिकली क्या हो जाएगा, इमेज की वो छवि याद आ जाना, वो मेमोरी की, मैंने 10 दिन पहले भी सेम एक्सीडेंट ऐसे देखा था कि वो इंसान है, इतना एक्सीडेंट हुआ था कि वो बच ना सका, तो ये कनेक्टिविटी भी आ जाती है, तो तीनों के तीनों एलिमेंट जो होते हैं इसके अंदर आ जाते हैं। तो पार्टिसिपेट करता, ऑब्जर्व, इसके अंदर खुद ही ऑब्जर्वर, याद रखना, खुद ही इंट्रोस्पेक्शन करता है, खुद ही जांच करता है। इंट्रोस्पेक्शन के अंदर व्यक्ति खुद ही इन चीजों की जांच भी करता है कि क्या हुआ, वर्णन करता है, खुद ही निरीक्षण करने वाला होता है, खुद ही बता रहा है ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, और खुद ही एनालाइज करता है कि क्यों हुआ। ठीक है, ये सारी चीजें खुद पर लागू करता है, सेम पर्सन होता है, याद रखना ये सेम ही पर्सन होता है, कोई दूसरा नहीं मौजूद होता आपको एक्सपीरियंस को दिलाने में। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा कि मान लो कि लेमन एग्जाम्पल लेते हैं, व्हेन ए पर्सन टेस्ट ए लेमन ही रिपोर्ट, अगर मान लो कि ये व्यक्ति लेमन को टेस्ट करता है, तो सोर कैसा, उसका खट्टा, रंग कैसा, पीला, स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है, तो ये क्या रहेगा, उसका एलिमेंट्स हो जाएंगे, उसके एक्सपीरियंस कंसिस्टेंस के जो एलिमेंट आ जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए फंक्शनलिज्म की बात करते हैं। अभी इन्होंने माना कि स्ट्रक्चरलिज्म ने तो बता दिया कि देखो माइंड के ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन आप इनने ये तो नहीं बताया ना कि ये काम कैसे करते हैं, काम कैसे करेंगे, आपने कहाँ बताया, इन्होंने नहीं बताया, तो अब वो बताएगा, कौन बताएगा, वो फंक्शनलिज्म बताता है, कौन बताएगा, फंक्शनलिज्म। प्रकार्यवाद, प्रकार्यवाद के फाउंडर कौन होते हैं, विलियम जेम्स आते हैं इसके अंदर। इन्होंने क्या माना कि प्रक्रियावाद का संरचनावाद की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ, यानी कि रिएक्शन दिया किस चीज का, स्ट्रक्चरलिज्म का। चलो माना आपने एलिमेंट तो दे दिए ये 3 तरह के, लेकिन आपने बताया थोड़ी ना कि ये कैसे काम करती है, बताओ तो सही, कोई बात नहीं आपने नहीं बताया तो हम बताते हैं, फंक्शनलिज्म वाले आ गए विलियम जेम्स।
इन्होंने फोकस किस चीज पर किया? फंक्शन पर। बेसिकली इन्होंने जो भी फोकस किया है ना वो कार्य पर करा है, ना कि संरचना पर, स्ट्रक्चर पर फोकस नहीं किया। ठीक है, कि किस प्रकार से जो है इंसान के जो व्यवहार होते हैं, वो कॉन्शसनेस होते हैं, वो जो एक्सपीरियंस है एक्चुअल में कैसे कार्य करते हैं, वो किस प्रकार से वर्क करते हैं, वो इन्होंने बताया है। समझ गए? इनका मुख्य उद्देश्य चेतना एवं व्यवहार की संरचना नहीं है, स्ट्रक्चर की बात नहीं करता, बल्कि किस चीज की बात करता है, वो फंक्शन की बात करता है, फंक्शन को समझता है। फिर ये बताते हैं कि फंक्शनलिज्म स्टडी हाउ अ मेंटल प्रोसेस हेल्प एन इंडिविजुअल अडेप्ट टू द इन्वायरमेंट। तो इन्होंने क्या बताया कि कैसे इंसान की जो भी मानसिक प्रक्रियाएं होती है, मेंटल प्रोसेस होती है, वो किस प्रकार से कार्य करती है, और इस प्रकार से कार्य करती है कि इन्वायरमेंट यानी वातावरण में जो इंसान जो है अडेप्टेशन यानी समायोजन कर सके। ठीक है, समायोजन करने में या अडेप्टेशन करने में हेल्प करता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। याद रखना फंक्शनलिज्म क्या कहता है कि हम है ना स्ट्रक्चर पर बात नहीं कर रही है, आपने दे दिया कोई बात नहीं, आप ये तो बताओ ना कार्य कैसे करता, आपने नहीं बताया, हम बताते कि ये काम कैसे करते हैं एक्चुअल में। ठीक है, फिर की फीचर्स की बात आए तो कौन कौन आएंगे इसके अंदर, नाम आ जाएगा। फाउंडर कौन रहेंगे? विलियम जेम्स आएंगे, इसके फाउंडर है। एम्फेसाइज किस पर करा कि मन कैसे काम करता, माइंड कैसे है काम करता है, कैसे काम करता है। फंक्शन याद रखना, ये शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्य, कार्य आ जाए तो आग बंद करके फंक्शनलिज्म डाल देना। फंक्शन कैसे करेगा? माइंड, माइंड कैसे फंक्शन करता है। अडेप्टेशन टू इन्वायरमेंट, कैसे जो इंसान है वातावरण के साथ अडेप्टेशन करता है, इस बारे में इन्होंने बताया। और स्टडी करता है प्रैक्टिकल यूज ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, माइंड के जितने भी जैसे अटेंशन है, परसेप्शन है, मेमोरी है, ये काम कैसे करेंगे, ये सब चीज बताने वाला कौन है? ये फंक्शनलिज्म बताने वाला। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अडेप्टेशन की बात, वही इन्वायरमेंट के साथ आप कैसे एडजस्ट कर रहे हो। मान लो एक इन्वायरमेंट है कि आपके अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप कैसे एडजस्ट कर रहे हो? तो वो एडजस्टेबल हो जाएगा, अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं, या फिर मैं इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं, वो सारी चीजें आ जाती है। यानी कि व्यवहार मानसिक प्रक्रिया व्यक्ति के बदलते वातावरण के साथ क्या करवाते हैं? समायोजन यानी एडजस्टमेंट करने पर हेल्प करते हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच की क्या बात है कि मानसिक प्रक्रिया को एक्चुअल में अप्लाई करना, मेंटल एक्टिविटीज को क्या करना, उसका एक्चुअल में अप्लाई करना। फिर आता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये देखा गया कि हर एक इंसान दूसरे इंसान से अलग है। हालांकि सभी की दो आंखें हैं, एक नाक है, कान है दो, और ये बॉडी है सभी की सेम तरह से, लेकिन जो है फिर भी बॉडी सेम होने से कुछ नहीं होता। सबके सोचने का तरीका, सबका एटीट्यूड, बैठने उठने का तरीका, खान पान, रहन सहन, सबका तरीका अलग अलग होता है, तो वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की भी बात करता है। अब एग्जाम्पल की बात कर ले तो व्हेन ए चाइल्ड लर्न ए लैंग्वेज, जब भी कोई बच्चा जो है एक भाषा को सीखता है, तो वो स्ट्रक्चरलिज्म वाले क्या बोलेंगे, यानी संरचनावाद वाले बोलेंगे लैंग्वेज इज मेड ऑफ व्हाट एलिमेंट, यानी कि लैंग्वेज क्या वो क्या बोलेंगे कि भाई इसके कौन कौन से एलिमेंट है, फिर मॉर्फीम, सिंटैक्स, ग्रामर या प्रैग्मेटिक्स, उन्होंने सिर्फ ये बता दी। अब फिर एक्चुअल में फंक्शनलिज्म वाले क्या बोलेंगे, जहां बात आती है कि चलो ठीक है आपने एलिमेंट हम यूज भी तो करेंगे ना, आपने बच्चे ने ग्रामर सीख ली, लैंग्वेज सीख ली, जब कब पता चलेगा कि बच्चे को लैंग्वेज बहुत अच्छे तरीके से आगे, जब वो बाहर इन्वायरमेंट के साथ, बाहर वाले इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा, भाषा का यूज करेगा, भाषा का लेन देन करेगा, दूसरे के साथ भी विचार करेगा। ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाती है? फंक्शनलिज्म के अंदर आ जाती है। मेजर साइकोलॉजिस्ट कौन कौन आ जाएंगे? विलियम जेन, जो किसके फादर है। जॉन डेवी, जॉन डेवी वही है जिन्होंने ये माना है कि लर्निंग बाय डूइंग, इंसान को, बच्चे को किससे सिखाओ? लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखेगा भाई, करके सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग। जेम्स रोलैंड एंजल, एंजल देखो कार आता है, इनका अंदर एक पेपर पब्लिश करवा था, इन तीनों का नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके अंदर? यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग की बात कर रही हूँ मैं। तो पीवाईक्यू भी था कि कौन कौन थे, एक तो कार रैनी, कार था, एक एंजल था, और थॉर्नडाइक भी कहीं ना कहीं नाम आ जाता है इसके अंदर, किसके अंदर? फंक्शनलिज्म के अंदर। तो ये तीन नाम थे। ठीक है, कार, एंजल और डेवी, डेवी भी है, और जो ऑब्वियस सी बात है विलियम जेन तो फाउंडर ही है, तो उनका नाम तो आना ही आना है। फिर आते हैं बिहेवियरिज्म के बारे में। अब फंक्शनलिज्म की बात हो गई है खत्म, यहाँ तक इनफ है। फिर अब आते हैं बिहेवियरिज्म के बारे में। अब इसके संस्थापक कौन रहेंगे? वॉटसन, जेबी वॉटसन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वॉटसन। और कौन कौन अंदर आता है इसके? वॉटसन के अलावा आते हैं पैवलोव, जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग दी थी, लर्निंग की क्लासिकल कंडीशनिंग दी थी। थॉर्नडाइक, जिन्होंने ट्रायल और एरर थ्योरी दी थी, और स्कीनर ओपरेंट लर्निंग दी थी। ठीक है, स्कीनर की रहेगी। टोलमैन की आ जाएगी, और फिर हल की आ जाएगी। हल की ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है। ये आगे जितनी भी थ्योरी हम लर्निंग के अंदर करेंगे,
जितने भी आप ये नाम देख सुन रही हो ना, इन सबको हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर आता है बिहेवियरिज्म के बारे में। बिहेवियरिज्म ने किसने इंट्रोड्यूस किया, हमें अभी भी पता चला कि वॉटसन ने करा, है ना। 1913 के अंदर बिल्कुल सन जो इसका करेक्ट एम्फसाइज क्या करता है कि जो आपने अभी तक जितने भी जो ऊपर वाले जो स्कूल आए थे ना, वो सारी बात कर दी। तो इन्होंने क्या माना बिहेवियरिज्म वालों ने कि भाई देखो, माइंड के स्ट्रक्चर की आपने बात करी है, फंक्शन की बात करी है, पर देखो हम इन चीज को देख तो नहीं सकते ना, अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर सकते नहीं देख सकते। व्यवहार एक ऐसी चीज है जो हम अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर सकते हैं, और जिस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको हम स्टडी कर सकते हैं। जो व्यवहार ऑब्जरेबल है उसी चीज को क्या करा जा सकता है, अध्ययन किया जा सकता है। तो ये रहा इनका व्यू ऑफ पॉइंट की इनके अनुसार मनोवैज्ञानिक को मन या चेतना नहीं बल्कि प्रत्यक्ष रूप से देखे जा सकने वाले व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, ऑब्जरेबल बिहेवियर रेदर देन कंसियसनेस और द माइंड। ठीक है, ना कि चेतना या फिर माइंड की तरफ नहीं, जो चीज ऑब्जरेबल अपने आंखों से देख रहे सामने वाला, पर यानी कि रिवार्ड दिया तो परफॉर्मेंस बेटर होगी, ऑब्वियस सी बात है, परफॉर्मेंस बेटर अपनी आंखों से देख रही है तो ये चीज बिहेवियरिज्म आ जाती है। बिहेवियरिज्म इन द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी द स्टडी बिहेवियर। ऑब्जरेबल बिहेवियर यानी कि एक ऐसा स्कूल है जो ऑब्जरेबल, जो दिखने वाला व्यवहार है उसके बारे में स्टडी करता है, एक्सप्लेन करता है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बारे में। कि सामने कोई स्टिमुलस आया, स्टिमुलस आते यानी उद्दीपक आते ही व्यक्ति या फिर ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देता है। स्टिमुलस जैसे वो पेवलव का एग्जांपल ले लो, बैल की घंटी की आवाज सुनाई दी, यानी बैल की आवाज आई, जैसे ही बेल की आवाज है तो डॉग क्या करना, सलाइवा लार उत्पन्न करना जो है स्टार्ट कर देता है। तो स्टिमुलस है, स्टिमुलस आते ही जो है रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देता है। तो ये बिहेवियरिज्म की बात हो जाएगी। देखो की फीचर क्या रहेंगे, फोकस किस चीज पर क्या है, ऑब्जरेबल बिहेवियर यानी कि जो चीज व्यवहार, वो व्यवहार जो ऑब्जर्वेबल है, दिखने वाला प्रत्यक्ष रूप से। रिजेक्शन किस चीज का दिया, ऑब्वियस सी बात है, आ जाए ना कि किस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, क्या रिजेक्ट किया, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है, अस्वीकार किस चीज को किया, तो इन्होंने कंसिस्टेंस को अस्वीकार किया। एम्फेसाइज किस पर किया, एसआर स्टिमुलस है रिस्पांस, स्टिमुलस है रिस्पांस का, स्टिमुलस है और रिस्पांस के, इस चीज को रिलेशन भी बताता है। बिहेवियर इन्होंने क्या माना, इंसान जो भी व्यवहार सीख रहा है, लर्निंग कर रहा है, वो किसके थ्रू कर रहा है, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। याद रखना, इंसान किसके थ्रू कर रहा है लर्निंग, जो भी कर रहा है वो एक्सपीरियंस के थ्रू। फिर एक लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट किया था, किसके द्वारा, जेबी वॉटसन के द्वारा दिया करा था। रोसाली रेलियन भी इसके अंदर नाम आ जाते हैं। इनका क्या था, इनका एम क्या था, यह बताना, ये डेमोन्स्ट्रेट करना कि फियर जो है कैसे सीखा जाता है। फियर जो है क्लासिकल कंडीशनिंग के द्वारा भी जो है सीखा जा सकता है। इनका मानना था ये कि फियर को किसी भी बच्चे को सिखाया जा सकता है, डर जो है किसी भी बच्चे में सिखाया जा सकता है। किसके थ्रू, क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू। क्या प्रोसीजर रहा था, 9 महीने का एक बच्चा था जिसका नाम था लिटिल एल्बर्ट। इंपॉर्टेंट है, आपको सीधा पूछ लेगा लिटिल एल्बर्ट पर किसने एक्सपेरिमेंट करा, तो जेबी वाटसन ने किया। तो पहले लिटिल एल्बर्ट जो था, चूहे, सफेद चूहे से नहीं डरता था। फिर जैसे जैसे जो क्या एल्बर्ट को व्हाइट रैट के साथ दिखाया गया, पहले डरता नहीं था, फिर क्या होता था कि एक जैसे ही क्या लाउड फाइटनिंग नॉइज, यानी कि मान लो कि ये एल्बर्ट खड़ा है इधर और इधर क्या हो गया, चूहा हो गया। तो जैसे मतलब स्टार्टिंग में बच्चा बिल्कुल भी चूहे से नहीं डरता था, व्हाइट कलर का चूहा था, नहीं डरता था। कि जैसे ही चूहा आ गया तो इसके साथ में एक बहुत तेज डरावनी आवाज जो है स्टार्ट कर देते, साउंड जो है दी जाती, किस चीज की, तेज डरावनी आवाज। तो जैसे ही चूहा उसके पास आता तभी तेज आवाज साउंड दे देता। इससे क्या होगी, कंडीशनिंग हो गई बच्चे की। जैसे फिर एक टाइम पीरियड ऐसा आ गया कि बच्चा जो है खाली चूहे से भी जो है डरना स्टार्ट कर दिया। अब ये क्या बन गया, कंडीशनल स्टूमलस बन गया। इसके लिए क्या बन गया, कंडीशनल स्टूमलस बन गया। एक्चुअल में तो अनकंडीशनल स्टूमलस कौन सी थी, बेल था ना, बेल से बच्चा डरता था, तेज साउंड से डरता था। लेकिन जब साउंड भी नहीं प्रेजेंट कर रहे, खाली रैट रैट व्हाइट चूहों को लेकर आ रहे, तो बच्चा देखो एल्बर्ट फिर भी डरना जो है स्टार्ट कर दिया। तो ये किसके द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया था, वॉटसन के द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया था। 9 महीने का बच्चा था, हर बार जब वह चूहे को छूता तो तेज आवाज आ जाती, और कुछ कुछ बार ऐसा होने के बाद एल्बर्ट का केवल सफेद चूहे को ही देखकर डरने लगा। बाद में उसका डर सफेद चूहे या फिर खरगोश, हाँ ये भी याद रखना कि जो सिमिलर है ना, सिमिलर जनरलाइजेशन कर दिया इसने, सामान्यकृत कर दिया कि सफेद सफेद चीज देखने वाली जो से चीज सफेद है ना, उनसे भी डरना जो है स्टार्ट कर दिया। ठीक है,
कंक्लूजन क्या निकल कर आया, कंक्लूजन कहाँ गए इसकी पीडीएफ, एक सेकेंड। तो कंक्लूजन यही निकल कर आया कि बच्चे को जो है क्या नाम है, अभी यही बात करी थी कि क्लासिकल कंडीशनिंग के माध्यम से भी चीजें सिखाई जाती है, लर्निंग बिहेवियर, बिहेवियर क्या था, फियर वाला बिहेवियर जो है सिखाया जा सका। ठीक है, ये कंक्लूजन मैं पीडीएफ में ऐड कर दूंगी। ठीक है, एक बार मैं लिख लूं, मुझे याद रहेगा, वरना पीडीएफ ऐसे ही रह जाएगी। कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन डालना है इस पर। निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष यही निकल कर आया कि जो है क्लासिकल कंडीशन के माध्यम से भी बच्चों को क्या सिखाया जा सकता है, डर, डर या कुछ भी चीज जो है सिखाई जा सकती है, ये हो जाएगा हमारा बिहेवियरिज्म। इसके बाद आते हैं गेस्टाल्ट स्कूल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक और बात बता दूं, जो ये क्लास करने वाले हैं ना, कर रहे हैं हम, जो चल रही है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने भी ये क्लास कर ली तो मान के चलो कि 5 से 6 क्वेश्चन जो आपके सीधे डायरेक्ट यहीं से बनेंगे, सीधे डायरेक्ट आपके क्वेश्चन जो यहीं से बनने वाले हैं। तो बड़े अच्छे से ही कर लेना इस क्लास को। फिर गेस्टार स्कूल्स की बात आती है। देखो गेस्टार स्कूल्स के अंदर कौन कौन आएंगे, फादर की बात करें तो वैक्स वर्धाइमर है, मेजर साइकोलॉजिस्ट और भी कौन है, मैक्स वर्धाइमर ही आगे, कोलर कोफका आगे, साथ ही साथ कर्ट लेविन भी आ जाते हैं। फील्ड थ्योरी वाले कौन, कर्ट लेविन भी जो है गेस्टाल्ट का ही हिस्सा माना जाता है। अब गेस्टाल्ट का शब्द का मतलब क्या होता है, गेस्टाल्ट जो है ये शब्द जो जर्मन है, जर्मन का शब्द है जिसका मतलब होता है होल, यानी संपूर्ण। गेस्टाल्ट का मतलब क्या हो गया, होल या संपूर्ण। ठीक है, पैटर्न या कॉन्फ़िगरेशन, आकृति या स्वरूप क्या है, वो चीज क्या कहता है, गेस्टाल्ट, याद रहेगा। यानी कि कभी भी व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को देखता है तो खाली आंख नाक कान से नहीं देखता, यानी एक एक एलिमेंट से चीजें, ओब्वियसली बात, एलिमेंट की बात आ गई, जो स्ट्रक्चरलिज्म को भी रिजेक्ट कर दिया इन्होंने, एलिमेंट नहीं कर रहा है, फोकस कंप्लीट पर ध्यान दे रहा। तो ह्यूमंस को ऐसे कंप्लीट हम परसीव करते हैं, ना कि टुकड़ों में परसीव कर रहे हैं। तो संपूर्ण करना, जो भी सामने ऑब्जेक्ट रखा उसको संपूर्ण देखना, ना कि अकेले अकेले देखना। तो वही चीज क्या हो जाती है, गेस्टाल्ट हो जाती है। किसने दिया, वैक्स वर्धाइमर ने दिया। ठीक है, इन्होंने क्या माना है कि मन को छोटे छोटे भागों में बांट कर अध्ययन करने का, इन्होंने जैसे मैंने भी बताया कि स्ट्रक्चरलिज्म यानी संरचनावाद वालों को रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने माना कि जो कुछ भी हम परसीव करते हैं ना, वो होल करते हैं, यानी कि जो होल है ना वो ग्रेटर देन अ सम ऑफ पार्ट, यानी उसके पार्ट से कई ज्यादा है, पार्ट से कई ज्यादा बेहतर है कौन, संपूर्ण। समग्र अपने भागों के योग से अधिक है। ठीक है, फिर आ जाता है बेसिक प्रिंसिपल की बात आ जाती है, वही वाली लाइन, द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ पार्ट, यानी कि संपूर्ण जो है वो बेटर, अच्छा है, उसके भाग से कई ज्यादा बेहतर है। परसेप्शन, जब भी किसी ऑब्जेक्ट का हम परसीव करते हैं तो उसको एज अ होल करते हैं, ना कि किसी टुकड़ों में, टुकड़ों में ना करके होल करते हैं। ह्यूमन को देख रहे हैं तो खाली आंख नाक मुंह कान हाथ पैर नहीं देख रहे, उसको कंप्लीट ह्यूमन कंप्लीट ही देखते हैं। We understand object in a complete pattern rather than isolate pattern। वही बात आ गई कि हम अलग अलग नहीं करते, परसीव करते, कंप्लीट करते। सेम बात, सेम चर्चा, याद रखना, संपूर्ण की बात करता है, एलिमेंट यानी तत्व को रिजेक्ट कर दिया गया। लॉ ऑफ गेस्टाल्ट कौन कौन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर बार आता है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है इसका जो ना आया हो, इधर से क्वेश्चन उठा लेगा या फिर गेस्टाल्ट से कोई भी एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आपको गेस्टाल से। तो ये जो है लॉज ऑफ गेस्टाल जो है हम कहाँ करेंगे, हम परसेप्शन में करेंगे। ठीक है, परसेप्शन में हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, वहां पर अच्छे से करेंगे। एप्लीकेशन क्या रहेगी, ये क्या करता है, मदद हमारी लर्निंग, कुछ सीख रहे हैं ना, सो संपूर्ण में सीख रहे हैं। परसेप्शन, किसी चीज ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, सामने पेन है, टेबल है, फ्रिज है, टीवी है, सोफा है, कुछ भी देख रहे हैं उसको संपूर्ण करते हैं। एजुकेशन में हम इसका यूज करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या का समाधान। डिजाइन और एडवर्टीजमेंट में भी हम इन चीजों का गेस्टाल्ट का जो है यूज किया जाता है, लॉ ऑफ गेस्टाल्ट। यूजीसी नेट का एक पीवाईक्यू बड़ा ही फेमस है कि क्या हम जो ये लॉ दिए गए हैं, जो भी ये नियम दिए गए, क्या हम रोजमर्रा की जिंदगी में इसको अप्लाई करता है। हाँ भाई, हम इसकी रोजमर्रा रोजमर्रा मर्रा की जिंदगी में, लाइफ में, डेली लाइफ कह सकते हैं, अब डेली लाइफ में हम इन सब चीजों, इन लॉ का यूज करते हैं। ठीक है, लो प्रोक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, क्लोजर, कंटिन्यूटी, फिगर एंड ग्राउंड, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोक्सिमिटी, वैसे यहाँ पे भी इंट्रोडक्शन दे दूं, प्रोक्सिमिटी जो जो पास पास में है ना चीजें,
कि उनको क्या कर लेते हैं, ग्रुप मान लेते हैं पास पास में, मतलब ये पास पास है ना, ये पास पास है और ये दूर पड़ी हुई है, तो इसको क्या मान लिया मैंने, एज ए ग्रुप कर लिया। सिमिलैरिटी एक जैसे दिखने वाले, सिमिलैरिटी का मतलब होता है ये वाले ना सेम, ये सेम सेम हम इनको क्या कर लेंगे, एक ग्रुप में परसीव कर लेंगे, ये सेम सेम है इनको एक ग्रुप। तो हमने जो एक जैसा दिखने वाला उनको एक ग्रुप मान लिया है, ठीक है, एक एक ग्रुप मान लिया। फिर क्लोजर, क्या क्लोजर में क्या होता है, कोई पिक्चर, इनकम्प्लीट पिक्चर को भी कंप्लीट फिगर समझ लेना, इनकम्प्लीट फिगर को कंप्लीट समझ लेना। मान लो अभी ये है, ये पिक्चर ऐसे वैसे देखो तो ये कंप्लीट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता है ये क्या है, त्रिकोण है, ट्रायंगल है, क्या है, ट्रायंगल है, त्रिकोण है, त्रिकोण है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल है। यानी कि अनकंप्लीट पिक्चर को भी कंप्लीट परसीव कर लेना, कौन क्या अलाउ हो जाता है, लव क्लोजर होता है। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी में क्या होता है कि मूवमेंट होती है, हमें परसीव चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो स्टिल है उसमें भी कोई ना कोई मूवमेंट चलती रहती है, मतलब मूवमेंट होना, कंटिन्यूटी हो जाना। कोई जैसे सबसे अच्छी बात ये है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर पक्षियां जो उड़ती है ना, एक साथ उड़ती है ना, ऐसे 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 एक साथ, उनमें कोई ना कोई मूवमेंट परसीव करते हैं कि हाँ ये इस दिशा में जो इसके ऐसे ऐसे इस दिशा में जो उड़ रही है। फिगर एंड ग्राउंड, फिगर क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट रहेगा गेस्टाल्ट का। फिगर एंड ग्राउंड में क्या हो जाता है कि ये जो सामने आप ये शब्द देख रहे हो ना, ये क्या है, ये फिगर है। और ग्राउंड जो इसके पीछे वाला जो हिस्सा होता है ना, ये ग्राउंड, ये व्हाइट व्हाइट क्या है, ये व्हाइट, ये क्या रहेगा, ग्राउंड रहेगा। ये उभरा हुआ होता है, स्पष्ट होता है, स्पष्ट मतलब क्लियर। अनएम्बिगुअस होता है, अनएम्बिगुअस मतलब, एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट, अस्पष्ट होता है। अनएम्बिगुअस का मतलब होता है स्पष्ट, साफ सुथरा, ठीक है। तो आपको जो ये पीडीएफ पे शब्द सिंबल्स नजर आ रहे हैं, शब्द नजर आ रहे हैं, बिल्कुल उभरे हुए नजर आ रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, फिगर। और ग्राउंड पीछे दबा हुआ होता है, ठीक है, ये फिगर एंड ग्राउंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। साइको एनालिटिक थ्योरी, थ्योरी नहीं, स्कूल की बात करते, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जो जो मैं डिस्कस कर रही हूँ ना, हर एक कहीं, जैसे गेस्टाल्ट को हम परसेप्शन में करेंगे, इसको पर्सनैलिटी में भी करेंगे, डेवलपमेंट में भी करेंगे, तो वहां पर इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। खाली आपको स्कूल बता दूं कि क्या विचारधारा वो चीज। अच्छा, कौन रहेंगे इसके फाउंडर, सिगमंड फ्रॉइड रहेंगे। कौन कौन आते हैं, फ्रॉइड आते हैं, कार्ल रूज, अल्फ्रेड एडलर, कार्ल होने, एरिक्सन, एन्ना फ्राइड, ये सारा का सारा और भी इसके अंदर आता है, हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। साइको एनालिटिक स्कूल वाज फाउंडेड किसके द्वारा दिया गया था, फ्रॉइड के द्वारा। किस चीज पर एम्फेसाइज करता है कि ह्यूमन का जो व्यवहार है ना, मानव का जो व्यवहार किस तरह शेप हुआ, कैसे बन रहा है, कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो उसके अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस मोटिव्स होते हैं। अनकॉन्शियस मतलब अचेतन मन, अचेतन मन, एक बार आपको समझा दूं कि वो सारी मेमोरी या इच्छाएं जो दबी हुई है आप इंसान की, वो सारी ये हम पर्सनालिटी में करेंगे। आप याद रखना, अनकॉन्शियस मोटिव, कॉन्फ्लिक्ट, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। देखो एक बड़ी फेमस लाइन आपकी बात भी 2000, अभी जो 4 जुलाई के अंदर, एक सेकंड, तो भाई ये है हमारा साइको एनालिटिक। तो इन्होंने किस पर काम करा, इन्होंने अनकॉन्शियस माइंड पर काम करा है। ऐसे विचार, ऐसे फीलिंग्स, ऐसे थॉट्स जो अभी प्रेजेंट में मौजूद नहीं है, जा चुके हैं, दबे हुए हमारे मोटिव्स, कन्फ्लिक्ट और चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। एक अभी जो एग्जाम हुआ था ना, 4 जुलाई को हुआ था, 2026 की बात कर रही हूँ मैं, तो उसके अंदर भी क्वेश्चन आया था कि इनके अकॉर्डिंग मानना है कि शुरुआती बच्चे के 5 साल जो होते हैं ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। शुरुआत के 5 साल बच्चे के कैसे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यही 5 साल बच्चे की क्या बनाते हैं, पर्सनैलिटी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पर्सनैलिटी का निर्माण करते हैं। अगर इसके 5 साल मदर ने बिल्कुल फुल्ली सपोर्ट करा है, फैमिली मेंबर्स ने करा है, अच्छी चीजें सिखाई है, तो बच्चे की पर्सनैलिटी भी उसी अकॉर्डिंग बनेगी, बेहतर बनेगी। अगर ये बच्चे के 5 साल वैसे नहीं है जैसे जाने चाहिए थे, तो वो भी बच्चे की पर्सनैलिटी है
पर्सनालिटी को खराब करेगी। याद रखना किसने बोला है? फ्रॉइड ने बोला है कि बच्चे के स्टार्टिंग के 5 साल तभी माना जाता है ना, मदर का कनेक्शन बोलते हैं ना कि बच्चे का ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, मदर को ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए अपने बच्चे के साथ। आजकल क्या हो रहा है कि मदर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही है, तो उसकी माल अडप्टिव पर्सनालिटी बच्चे की निकल कर आते, कन्फ्लिक्ट देखने को मिलते। तो चाइल्ड एक्सपीरियंस को क्या माना इन्होंने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना। क्यों माना? क्योंकि ये जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस होते हैं ना, ये ही बच्चे की क्या कराते हैं, पर्सनालिटी का निर्माण करवाते हैं। ठीक है, मेन मोटो समझ में आ गया। अनकॉन्शियस मोटिव्स या माइंड की बात करते, अचेतन मन की बात करते हैं। फिर इसके बाद आते हैं कि साइकोएनालिसिस इज द स्टडी ऑफ अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेस एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर। जो भी ये अचेतन मन के जो मानसिक प्रक्रियाएं जो होती हैं ना, वो क्या करती है, वो व्यवहार को प्रभावित करती है। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, बिहेवियर इन्फ्लुएंस, वही बारी बारी बात आ रही है, इन्फ्लुएंस करती है किसके, अनकॉन्शियस माइंड को। चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस क्या शेप कर रहे हैं, पर्सनालिटी को। भी मैंने बताया शुरू के 5 साल इंपॉर्टेंट है, ये लाइन लिख लेना इधर। तो शुरू के 5 साल बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों? क्योंकि ये ही जो है शेप करते हैं पर्सनालिटी को। ह्यूमन बिहेवियर इज मोटिव बाय इंस्टिंक्ट एंड अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट। उसका व्यवहार जो होता है, मानव का व्यवहार किसके द्वारा, मूल प्रवृत्ति होती है। ये सारी चीजें हम कहाँ करेंगे, पर्सनालिटी में अच्छे से कराएंगे, वरना बहुत ज्यादा लेंथी क्लास हो जाएगी। अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने माना कि जो भी अपनी अनकॉन्शियस चीजें है ना, फीलिंग्स है, थॉट्स है, वो किसके द्वारा बाहर, ये अनकॉन्शियस अचेतन मन की जितने भी इच्छाएं हैं, वो कैसे बाहर निकल कर आएगी, ड्रीम एनालिसिस के माध्यम से निकल कर। ड्रीम एनालिसिस यानी कि सपनों का विश्लेषण करने से, सपनों का एनालिसिस करने से जो है, जितने भी अनकॉन्शियस माइंड में दबी हुई इच्छाओं को हम बाहर निकाल सकते हैं। दबी हुई इच्छाओं को क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। की कंसेप्ट वही रहेगा, कंसियस माइंड, प्री कंसियस, अनकॉन्शियस, इट, ईगो, सुपर ईगो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई, मैं बोलूंगी 101% फ्रॉइड से क्वेश्चन आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता ये ना आए। तो ड्रीम एनालिसिस की बात करिए, डिफेंस मैकेनिज्म, बहुत लेंथी क्लास हो जाएगी, इसलिए मैं खाली इसकी एक बार ये फ्रॉइड फ्रॉइड की क्लास लूंगी, क्योंकि सबसे लेंथी, सबसे ज्यादा लेंथी जो है इन्हीं की मानी गई है। डिफेंस मैकेनिज्म की, कैसे जो व्यक्ति है अपने आप को बचाता है। फ्री एसोसिएशन मेथड, अब की बार भी पीवाईक्यू है ये, 2026 का एग्जाम जो हुआ था 4 जुलाई को। तो फ्री एसोसिएशन मेथड किसके द्वारा दिया गया था भाई, फ्रॉइड के द्वारा दिया गया था। तो ये पीवाईक्यू भी रहेगा। फिर एप्लीकेशन क्या यूज रहेंगे, किस लिए जो है फ्रॉइड की थ्योरी कहाँ कहाँ यूज करते थे, पर्सनालिटी असेसमेंट, जो भी पर्सनालिटी की असेसमेंट होते हैं उसमें। साइकोथेरेपी सबसे मेन, सबसे इम्पोर्टेंट। पर्सनालिटी के कह लो ना, डेवलपमेंट कह लो, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इन्हीं की थ्योरी मानी जाती है। थेरेपी में सबसे ऊपर जो आते इन्हीं की आती है, काउंसलिंग, क्लिनिकल काउंसलिंग, ये सभी के सभी यहाँ पर साइको एनालिसिस का यूज जो है किया जाता है। फिर आते हैं ह्यूमनास्टिक साइकोलॉजी। ह्यूमनास्टिक साइकोलॉजी के फाउंडर कौन है भाई, अब्राहम मास्लो। ह्यूमनास्टिक के फाउंडर की बात है तो मास्लो आ जाएगा, और साथ ही साथ कार्ल रोजर्स। जब सबसे ज्यादा कंफर्टेबल कौन रहेगा भाई, कार्ल रोजर्स, क्योंकि हर बार कार्ल रोजर्स का ही नाम देखने को मिलता है, लेकिन एसोसिएट भी किससे कर लेंगे, मास्लो। अगर मास्लो दे भी रखा तो दोनों ही आएंगे, कार्ल रोजर्स और मास्लो। मेन किसका आएगा, रोजर्स का नाम आएगा। कहीं ना कहीं रोलों में भी आ जाता है, देखो रोलों में कहाँ आएंगे, ये एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी के अंदर आएंगे। तो यहाँ ये काट देना भाई, पता नहीं कैसे लिखा गया है, तो दो ही नाम आते हैं, इब्राहिम मास्लो और कार्ल रोजर्स। तो पढ़ते हैं इनके बारे में। ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी कहाँ कब आई थी, 1950 के अंदर आई थी। इसको क्या बोला जाता है, इसको ना थर्ड आइज भी कहा जाता है। देखो 3 तरह की आइज बताई गई है साइकोलॉजी के अंदर, थ्री थ्री आइज नहीं, सॉरी, 3 फोर्स बताई गई है। कितनी फोर्स बताई गई, 3 तरह की फोर्स बताई गई है साइकोलॉजी में। ये किस चीज का रिएक्शन है, कब निकल कर आया है भाई, जैसे बिहेवियरिज्म आ गया, फिर साइको एनालिसिस का विरोध करते करते आगे भी, देखो आप जो कह रहे हो गलत, तो हम अपने लिए कराएंगे, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की बात करेंगे। तो थर्ड फोर्स माना गया साइकोलॉजी का, कितनी फोर्स है, 3 फोर्स है। पहली फोर्स किसको माना गया, साइको एनालिसिस का माना गया, ये यूजीसी नेट वाली है भाई, यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग। तो थर्ड फोर्स किसका आएगा, सॉरी फर्स्ट आएगा साइको एनालिसिस,
जो कि सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दी गई है। सेकंड किसका, बिहेवियरिज्म यानी वॉटसन के द्वारा दिया गया, जो किस पर फोकस करता है, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर। थर्ड फोर्स किसकी है, थर्ड है ह्यूमनिस्टिक यानी कि मानवतावादी मनोविज्ञान की जो बात करता है, कौन, कार्ल रोजर्स और मास्लो। और मेन इंपॉर्टेंट बात क्या रहेगी, किस चीज पर फोकस कर रहे हैं ये, वो कर रहे हैं फ्री विल, पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करते हैं, यानी कि फ्री विल स्वतंत्र इच्छाएं। इंसान की इच्छाएं जो होती है स्वतंत्र है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी जीवन में उसको डिसीजन लेना है वो खुद से ले सकता है। और जो डिसीजन लिया है, चाहे उसका अच्छा हो चाहे बुरा हुआ हो, परिणाम जो चाहे अच्छा निकल कर आए चाहे बुरा निकल कर आए, तो उसकी जिम्मेदारी भी कौन लेगा, वो व्यक्ति ही लेगा। ठीक है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल ग्रोथ, व्यक्ति क्या चाहता है कि उसकी जो है व्यक्तिगत विकास हो सके तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की भी बात करता है। ये किसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मास्लो का। तो क्या रहेगा, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी एम्फसाइज द स्टडी ऑफ होल पर्सन, किस चीज पर एम्फसाइज करता है, कंप्लीट पर्सन की बात करता है। फ्री विल होती है, स्वतंत्र इच्छाएं होती है व्यक्ति की, पर्सनल ग्रोथ की बात करता है, साथ ही साथ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो है बात करता है। बेसिक प्रिंसिपल की क्या रहेगा, एवरी इंडिविजुअल हैज फ्री विल, हर एक व्यक्ति की जो क्षमता है कुछ भी करने की, कुछ भी डिसीजन लेने की, वो खुद से ले सकता है, फ्री विल है उसके अंदर। एवरी पर्सन है पोटेंशियल फॉर ग्रोथ एंड सेल्फ डेवलपमेंट, सभी व्यक्ति के अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो पर्सनल ग्रोथ कर सके और सेल्फ को डेवलप कर सके, आत्म विकास को भी कर सके, आत्म विकास को डेवलप कर सके। ठीक है, ह्यूमन ह्यूमन बिहेवियर इज अ गोल ओरिएंटेड, जो भी इंसान जो काम कर रहा है ना, बिहेव कर रहा है, उसके पीछे ना कोई क्या है, एक मोटिवेशन है। मोटिवेशन है क्या, पोटें ह्यूमन बिहेवियर के पीछे मोटिवेशन, और मोटिवेशन कहाँ से आती है, कोई ना कोई गोल होता है, इंसान का कोई गोल होता है तभी तो कोई व्यवहार करे। आज आप जो ये पढ़ रहे हो ना क्लास के अंदर, क्यों पढ़ रहे हो भाई, हमें एचटेट, आप लोगों ने एचटेट का गोल बना रखा है कि मेरे को क्या करना है, एचटेट को क्लियर करना। अगर आपने गोल का नहीं बना रहता, क्या आप ऐसा व्यवहार करते, कैसा व्यवहार, पढ़ने का व्यवहार, आप ये क्लास अटेंड करते, नहीं करते, आप इस पीडीएफ को पढ़ते, नहीं करते। आपके जीवन में कोई गोल है, आपने गोल बनाया है, स्टेट का ये आपका गोल है, तभी तो आप ये व्यवहार कर रहे हो। तो कहने का मतलब है कि हर कोई व्यक्ति जो भी व्यवहार करता है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, कोई ना कोई गोल होता है, इसलिए वो क्या कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, लक्ष्य के प्रति व्यवहार कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। की कंसेप्ट की बात करें, की कंसेप्ट में क्या आता है, पहला आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करते हैं, किसने दिया था, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन दिया था भाई ब्रायन मास्लो ने दिया था। कहाँ पर करेंगे, मोटिवेशन पर्सनालिटी में करेंगे, बहुत लेंथी क्लास होने वाली है, वैसे भी ये भी हो जाएगी अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठी तो। हायरार्की ऑफ नीड दिया था ब्रायन मास्लो ने, बहुत अच्छे से करेंगे। कार्ल रोजर्स ने दिया था क्लाइंट सेंटर थेरेपी, हर बार आता है भाई क्लाइंट सेंटर थेरेपी, या फिर कार्ल रोजर्स ने क्या दिया था, कौन कौन से कॉन्सेप्ट दिए थे, ये सब कार्ल रोजर्स का आ जाएगा अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। मैं ये बोल रही हूँ आप इस पीडीएफ को रट लो, रट लो, रटना। हाँ, एक और बात, रोट मेमोरी नहीं करनी है, समझ नहीं है, रटना नहीं है। देखो, रटना तब होता है जब आपके भेजे में ना घुस रहा हो, तब रटना आपको। वो भेजे में घुसेगा, मैं घुसाऊंगी, जरूर घुसाऊंगी, आपके भेजे के अंदर ये जाएगा, बिल्कुल अच्छे से जाएगा, लेकिन कब जाएगा, अभी नहीं आ रहा होगा ना, सब जो भी नया बच्चा है उसको नहीं आएगा। क्यों, जब ये डीपर अंडरस्टैंडिंग करेंगे, हाउ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता क्या है, वो जब चीज पढ़ेंगे तब अपने आप आ जाएगी। ये आपको ओवरऑल दे रखा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ग्रोथ की बात करिए, सेल्फ डेवलपमेंट की बात करिए, पॉजिटिव क्वालिटी की बात करिए, ह्यूमन पोटेंशियलिटी की बात करिए, पोटेंशियल की बात करिए। तो इसलिए आपको ये चीज है ना, ये पीडीएफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे, इस पीडीएफ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। अगर किसी ह्यूमनिस्टिक की बात करें, मानवतावादी की, तो यहाँ से ही आपका एक नंबर जो बन जाएगा। लेकिन समझेंगे कब, जब हम इसको कंप्लीट अंडरस्टैंड, कंप्लीट थ्योरी थ्योरी पढ़ेंगे ना तब। तो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड की बात करता है कि बिना शर्त के स्वीकार करना, सामने जो भी क्लाइंट आ रहा है ना, क्लाइंट को जैसे मोटा हो, पतला हो, काला हो, गोरा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बिना किसी शर्त के उसको स्वीकार, सकारात्मक रूप से स्वीकार करना कि आप मेरे क्लाइंट हो, आप मेरे पास आए हो, तो आपकी समस्या का समाधान जो है मैं करूंगा, उसको स्वीकार करना। एप्लीकेशन कहाँ पर आएगी भाई, यूनिवर्सिटी की, भाई ये काउंसलिंग में आती है, सबसे इंपॉर्टेंट है ना काउंसलिंग, काउंसलिंग की आती है।
क्लाइंट सेंटर थेरेपी की है ना, एजुकेशन पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी पढ़ते हैं, मेंटल हेल्थ में भी हेल्प करती है। जब इस समय यूज करते हैं ना इस थेरेपी को, तो वहां पर मेंटल हेल्थ में भी अपना योगदान जो है देती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पर, कॉग्निटिव साइकोलॉजी भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मिस मत करना इस क्लास को, चाहे कोई यूजीसी नेट का है, चाहे कोई एच टेट का, या फिर सी टेट वाला भी करो। सारी साइकोलॉजी यही है, पूरी ये साइकोलॉजी ही है भाई। ठीक है, किसने क्या दिया, क्या विचारधारा है, आगे जाके वैसे डीप में पढ़ने वाले। मेजर साइकोलॉजी, वैसे फाउंडर कौन है, उल्रिक नाइजर है भाई, याद रखना। कॉग्निटिव सही पीवाई क्यू एच टेट का। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी के फादर या फाउंडर कौन है, उल्रिक नाइजर आ जाएंगे। मेजर साइकोलॉजिस्ट की बात है भाई, कौन कौन है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसके द्वारा दिया गया भाई, जीन पियाजे। जीन पियाजे के पीछे पीछे कौन आ रहा है, जिरोम ब्रूनर आ रहा है भाई, जिरोम ब्रूनर आ जाएगा, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने दी थी, फिर उसके देख हम देख किसने दी थी, जिरोम ब्रूनर ने। मिलर के द्वारा भी और नोम चोम्स्की की भी किसकी आ जाती है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी का नाम आ जाता है। तो याद रखना इनके नाम आ जाए कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। कॉग्निटिव साइकोलॉजी किस चीज की बात करता है भाई, अच्छा हाँ, इनकी एक बुक भी है कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, जो किस चीज पर क्या कहलाती है, कॉग्निटिव रिवोल्यूशन की बात करते हैं, किस चीज की, संज्ञानात्मक क्रांति, बुक का नाम है इनकी। इसे संज्ञानात्मक क्रांति भी कहा जाता है, याद रखना, कॉग्निटिव रिवोल्यूशन भी कहा जाता है। किसके द्वारा बुक प्रतिपादित की गई है, नाइजर के द्वारा ही जो है की गई है। नाइजर की बुक है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव रिजोल्यूशन, रेवोल्यूशन, रिजोल्यूशन बोलूं, रेवोल्यूशन यानी क्रांति भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन बन गया यहाँ से आपका। इसके बाद आते हैं हम, कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या करती है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर साइंटिफिक स्टडी करती है मेंटल प्रोसेस की। क्या करी जाती है, साइंटिफिक तरीके से मेंटल प्रोसेस की स्टडी स्टडी की जाती है। मेंटल प्रोसेस हमने फर्स्ट क्लास में भी करा था, अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, थिंकिंग, लैंग्वेज लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटेलिजेंसी, ये सारे के सारे क्या है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी है। ठीक है, कॉग्निटिव कहा जाता है इन सबको, कॉग्निटिव एबिलिटी बोला जाता है, हायर मेंटल एबिलिटी बोला जाता है। इन सबको याद रखो, रट लो इनको। अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, थिंकिंग, लैंग्वेज लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटेलिजेंसी, ये सारी की सारी कॉग्निटिव एबिलिटी है, हायर मेंटल एबिलिटी। बेसिक प्रिंसिपल क्या होगा, द माइंड एक्टिवली प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। याद रखना ये किस पर बेस है, कॉग्निटिव वाली, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पर बेस है। जैसे कंप्यूटर के अंदर क्या डालते हैं हम, कंप्यूटर में क्या डालते हैं हम, इनपुट डालते हैं, इनपुट डालते हैं, इनपुट डालने के बाद वो प्रोसेस करके हमें क्या देता है, आउटपुट देता है। सेम ऐसा ही हमारा माइंड जो है काम करता है, हमारा ब्रेन, व्यक्ति का, ह्यूमन का मस्तिष्क इसी तरह काम करता है। बाहर इन्वायरमेंट की तरफ जो अंदर जा इनपुट डाल रहे हैं, मस्तिष्क में क्या डाले, इनपुट, फिर मस्तिष्क यानी ब्रेन जो है प्रोसेस करके आउटपुट देता है, ये रिस्पॉन्स देता है, क्या करवाता है, रिस्पॉन्स। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी किस पर आएगी, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच पर जा रही है। याद रखना, इंफॉर्मेशन अप्रोच, प्रोसेसिंग अप्रोच, यानी कि जो भी कुछ भी हो रहा है ना, स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, सीक्वेंस में हो रहा है। बिहेवियर कैसे इन्फ्लुएंस, व्यक्ति का व्यवहार कैसे प्रभावित हो रहा है उसके मानसिक प्रक्रियाओं के माध्यम से। मानसिक प्रक्रियाएं कौन सी, ये क्वेश्चन ऊपर अगर कहीं भी कॉग्निटिव है ना, तो आंसर में आप ये ढूंढने की कोशिश करा करो, या फिर ये क्वेश्चन है अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, थिंकिंग, लैंग्वेज लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, तो नीचे कॉग्निटिव ढूंढने की कोशिश करना, तो ये सारी चीजें आ जाएगी भाई। डिसीजन मेकिंग आप लर्न करना, रट लेना बढ़िया तरीके से इसको। एप्लीकेशन, एजुकेशन, लर्निंग एंड मेमोरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में इन सब चीजों का यूज किया जाता है। बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी की बात, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी यानी बायो और फिजियो की बात कर रहे हैं ना, तो अब नया नया ना न्यू स्कूल है भाई। और याद रखना भाई, इसका कोई भी फाउंडर नहीं है, इसका कोई भी संस्थापक नहीं है। नाम आ जाएंगे बहुत सारे, लेकिन खाली किसी ने ये नहीं कहा कि, कोई ये नहीं कहता कि ये मैंने बनाया इस स्कूल को। तो मेजर वही हैब्बा आगे, स्प्रे आगे, लैशले, ब्रोका, वर्निक, जैसे हमारे ब्रेन के पार्ट है ना, इनके द्वारा डेवलप किया गया है। इस स्कूल का कोई भी संस्थापक नहीं है, नोट कर लेना, ठीक है। बायोलॉजी किस चीज की, बायोलॉजी साइकोलॉजी किस चीज की स्टडी करता है, याद रखना, ब्रेन की, नर्वस सिस्टम की, हार्मोन्स कैसे काम करते हैं, जीन्स कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी कि देखो, इंसान का जो ब्रेन है और जो उसका नर्वस सिस्टम है ना, तंत्रिका तंत्र है, और जो उसके शरीर में से निकलने वाले हार्मोन्स है ना, कैसे व्यक्ति के व्यवहार को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं।
कैसे व्यक्ति के व्यवहार को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। कौन स्टडी करता है इस चीज की, ये बायोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंदर ये स्टडी की जाती है। ठीक है, याद रहेगा, याद रहना चाहिए भाई। जैविक मनोविज्ञान वह शाखा है जो जैविक प्रक्रियाओं के आधार पर व्यवहार की व्याख्या करते हैं। फिर इसके बाद बेसिक प्रिंसिपल की बात करें तो बिहेवियर किस द्वारा इन्फ्लुएंस हो रहा है, ब्रेन के द्वारा। कंट्रोल किसके द्वारा हो रहा है, नर्वस सिस्टम के द्वारा बिहेवियर कंट्रोल हो रहा है। हार्मोन्स भी क्या कर रहा है, व्यवहार को प्रभावित करता है। जीन्स भी क्या करता है, पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंसी को भी प्रभावित करता है। ये सारे की फीचर वही सारे अभी भी पढ़े हमने, एप्लीकेशन का आ जाएगा भाई। ब्रेन का डिसऑर्डर, न्यूरो साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ, मेडिसिन, रिहैबिलिटेशन। देखो ये बायोलॉजी वाले बेशक से ना सीडीपी वाले मत करना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ नहीं आएगा। लेकिन मेन किसके लिए हो जाता है, पीजीटी वाले भी। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की बात करें तो भाई इवोल्यूशन यानी विकासवादी मनोविज्ञान, तो ये नए नए स्कूल है भाई। तो मेजर साइकोलॉजिस्ट चार्ल्स डार्विन आ जाते हैं। चार्ल्स डार्विन के द्वारा दी गई थी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की थ्योरी। डेविड बस, डेविस बस आ जाएंगे, लैंडा कास माइट्स आ जाएंगे, जॉन ट्यूबी आ जाएगा। ये सारे के सामने मेन कहाँ किसका नाम याद रखना इवोल्यूशनरी में, आपको याद रखना है सिर्फ और सिर्फ डार्विन। जॉन डेवी बोल रही थी क्या मैं, पता नहीं। तो चार डार्विन से डार्विन नाम याद रहेगा, डार्विन याद रखना। अगर जॉन डेवी बोला तो सॉरी भाई, लेकिन चार्ल्स डार्विन नाम आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई थी, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन थ्योरी दी थी। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी किस चीज पर स्टडी करती है कि कैसे जो है ह्यूमन का व्यवहार प्रभावित हो रहा है। विकास जो चलता जा रहा है ना, जैसे विकास पहले के समय में कैसे व्यवहार करते थे और अभी के समय में कैसे व्यवहार हो रहे हैं और आगे आने वाले समय में कैसे व्यवहार चेंज होता है ना। इवोल्यूशनरी का ही मतलब होता है ना विकासवादी। जैसे ह्यूमन क्या था, पहले पहले मंकी की तरह दिखते थे, वो मंकी थे। फिर इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर भी इवोल्यूशनरी आई। फिर वो ह्यूमन क्या बन गया, पहले पूंछ थी ह्यूमन की, वो पूंछ भी हट गई। फिर ऐसे बेंड होते थे, ह्यूमन बेंड नहीं होते, अब सीधी सीधी कमर होने लगी। तो यानी कि इंसान के शरीर के यानी शरीर के ढांचे में भी चेंज और उसके बिहेवियर में भी चेंज। पहले वो कैसा व्यवहार करता था और अब कैसा व्यवहार करता है, ये सारी चीजें आ जाती है इसके अंदर। विकास की प्रक्रिया मानव व्यवहार मानसिक प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करती है। अब इसमें क्या रहेगा, ये लाइन और पढ़ लेते हैं कि इसके अनुसार कई व्यवहार इसलिए विकसित हुए क्योंकि वे हमारे पूर्वजों के जीवित रहने और प्रजनन में सहायक थे। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो भी हम व्यवहार कर रहे हैं ना, क्योंकि हम ये सारी चीजें कहाँ से सीख कर आए, प्रेजेंट में जो व्यवहार कर रहे हैं, फैमिली बना रहे हैं अपनी, खाना पीना रहना खेलना कूदना, दोस्त बना रहे हैं, मित्र बना रहे हैं, सदस्य बना रहे हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। तो किस वजह से कर रहे हैं, क्योंकि ये किसके द्वारा सिखाया गया है, जो भी हमारे पूर्वजों से हमारी ये सारी चीजें आ रही है हमारे अंदर। ठीक है, और जो ये भी है ना, ये सर्वाइवल, हाँ एक याद रखना, डार्विन, जॉन बोल रही हूँ पता नहीं क्यों, चार्ल्स डार्विन ने कहते हैं ना सर्वाइवल और फिटनेस दी थी। क्या दी थी, इनकी बुक थी एक, सर्वाइवल ऑफ फिटनेस, फिटनेस इनकी बड़ी फेमस बुक है। इनके अनुसार क्या है कि जिसके अंदर ना क्षमता होगी, जिसके अंदर पोटेंशियल एबिलिटी होगी ना, वो ही इस धरती पर सरवाइव करेगा। इस अर्थ पर कौन सरवाइव करेगा, जिसके अंदर ताकत है, लड़ने की क्षमता है, वो ही सरवाइव करेगा। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ फिटनेस। फिर इसके बाद बेसिक प्रिंसिपल की बात आ जाए तो बिहेवियर किस द्वारा शेप हो रहा है। देखो व्यवहार जो व्यक्ति का ना नेचुरल सिलेक्शन है, यानी प्राकृतिक चयन है। व्यवहार एक प्राकृतिक चयन है। मैनी साइकोलॉजी ट्रेट आर अडेप्टिव, जितने भी साइकोलॉजी के गुण है ना व्यक्ति के, शील गुण है, वो कहाँ है, वो अडेप्टिव है, समायोजित अनुकूलन करने वाले हैं। ह्यूमन बिहेवियर हैज इवॉल्व ओवर अ टाइम, चेंज होते चल रहा है ना, इंसान का व्यवहार जो है विकासवादी होता है, प्रक्रिया चलती है, चेंज हो रहा है। पहले कैसा ह्यूमन था, अब कैसा है, आगे आगे जनरेशन देखो चेंज होती रहेगी। सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन इन्फ्लुएंस क्या करती है, व्यवहार को प्रभावित करते हैं। सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन यानी बच्चा पैदा करने की प्रक्रिया भी क्या कर रही है, व्यवहार को इन्फ्लुएंस कर रही है। देखो एक चीज क्या आती थी इसके अंदर, चार डायमंड की सर्वाइवल और फिटनेस किसकी बात कर रहे हैं। मान लो कि भाई ये एक फीमेल डॉग है, यहाँ पर 10 से 15 डॉग है, 10 से 15 डॉग है। अब इनके अकॉर्डिंग क्या मानना है कि इन 10 से 15 डॉग के अंदर जिस जो भी इनमें से कोई एक ऐसा डॉग होगा जिसके अंदर पोटेंशियल है, क्षमता है मैटिंग करने की,
वो ही क्या होगा, सर्वाइवल फिटनेस होगा, वो ही स्ट्रॉन्ग बंदा है और वो ही अपनी जनरेशन को क्या बनाएगा आगे, पास आउट अपने जीन्स को क्या करेगा, पास आउट करेगा नेक्स्ट जनरेशन को। ठीक है, ये थी इनकी थ्योरी, किसकी, जॉन चार्ल्स डार्विन की, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी थी, याद रहेगा। सर्वाइवल फिटनेस किसके द्वारा दिया गया था, डार्विन के द्वारा दी गई थी। होती क्या है, जिसके अंदर पोटेंशियल क्षमता होती है, मैटिंग, जो वो ही सर्वाइव करेगा जिसके अंदर क्षमता एबिलिटी है। ठीक है, जीन्स, ये सर्वाइव यानी 10 से 15 कुत्ते थे, एक ने ही लड़ के क्या करा, विजेता बना, ये कि ये मैटिंग करेगा किसी फीमेल डॉग के साथ, और फीमेल डॉग के साथ जैसे ही इन्होंने प्रजनन की प्रक्रिया करी, तो इसके क्या हो गए, जीन्स जो हुए है वो पास आउट हुए हैं, किसी और जनरेशन में चले जाएंगे। समझ गए, समझ गई होगी। आई होप आपको ये क्लास जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छी लगी होगी। ये क्लास जो है सभी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई सीटेट का हो, चाहे कोई एचटेट का हो, चाहे कोई यूजीसी नेट का क्यों ना हो, उसके लिए भी इक्वली ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डिप्रेशन एंड सर्वाइवल ये सारी चीजें देख लेना, अभी मैंने आप लोगों को सारी बता ही दी है। इम्पोर्टेंट 101% आपको ये जो क्लास है आपको कितने मार्क्स दिलाएगी, 5 to 6 मार्क्स दिलाएगी। ये क्लास आपको 5 से 6 मार्क्स दिलाने वाली क्लास है, इसको बार बार पढ़ो, याद करो, अच्छे से याद होगा। थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, कंसेप्ट क्लियर होगा तभी तो आपका सिलेक्शन जो है पक्का रहेगा। कमेंट करके जरूर बताएं आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय, सी यू।